वो ये था कि क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, वज़ीर आला के इंतखाब के वोट के हवाले से हिदायत जो है वो पार्टी सरबराह की मानी जाएगी या पार्लिमानी लीडर की मानी जाएगी। और हमजा शहबाज शरीफ ने जब 16 अप्रैल के इलेक्शन में 197 वोट सिक्योर किए और वाज़े अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुए, तो उस वक्त का एक ख़त इमरान खान साहब का मौजूद है जिसमें वो अपने पार्टी के अरकान को हिदायत कर रहे हैं कि परवेज इलाही साहब को वोट डाला जाए। अब इमरान खान साहब ने जो हिदायत जारी की वो बतौर पार्टी सरबराह के जारी की कि वोट परवेज इलाही को देना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह करते हुए ये फैसला दिया कि वो 25 अरकान जिन्होंने इमरान खान साहब की हिदायत पर वोट डालना था परवेज इलाही को, मगर वोट डाला हमजा शहबाज शरीफ साहब को, वो डी सीट होंगे और उन 20 हलकों में, क्योंकि 5 मखसूस नशिस्तें थी और बाकी 20 अरकान डायरेक्टली इलेक्टेड थे, तो उन 20 नशिस्तों पर बाई इलेक्शंस किए गए। तो अब मुवाजना जो है वो 2 चिट्ठियों का है। एक चिट्ठी वो जो इमरान खान साहब बतौर पार्टी हेड लिखते हैं परवेज इलाही साहब को वोट करने की, जिसके नतीजे में 25 अरकान डी सीट होते हैं, और दूसरी वो चिट्ठी है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लिखी और अपने 10 अरकान को यह हिदायत जारी की कि वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दें वजीर आला के इंतखाब में। तो ये समझ से बाहर है कि 2 चिट्ठियों का जब मुवाजना करें तो इमरान खान साहब की चिट्ठी ज्यादा मोहतरम ठहरती है और आइन और कानून के तहत उनकी चिट्ठी पर अमल दरामद करते हुए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ के 25 वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाते और गिनती में ना शुमार करके बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं, उन्हें डी सीट किया जाता है। और कानूनी नुक्ता यह भी है कि अगर यह रन ऑफ इलेक्शन था, अब रन ऑफ इलेक्शन आपको समझना होगा, रन ऑफ इलेक्शन आइन के तहत तब होता है जब कोई भी उम्मीदवार मुजव्वजा 186 वोट हासिल करने में नाकाम रहे। अब एक तरफ हमजा शहबाज शरीफ के वो 25 वोट निकाल के अगले ही लम्हे रन ऑफ इलेक्शन करवाया गया। रन ऑफ इलेक्शन में जो अरकान मौजूद होते हैं हाउस में, उनकी अक्सरियत पर वजीर आला का इंतखाब हो जाता है। अब यह कैसे हो सकता है कि 371 के हाउस के अंदर आप 25 वोट माइनस कर रहे हैं और उन लोगों को डी सीट कर रहे हैं और अगले ही लम्हे उन्हीं सीटों पे नए 25 अरकान के वोटों को शुमार किया जा रहा है उसी इलेक्शन के अंदर। यानी जो हाउस की तादाद है कुल वो 371 है, वो 396 नहीं हो सकती। 25 वोट देखिए, एक शख्स है मिसाल के तौर पे सलमान नईम मुल्तान से एमपीए है, ओरिजिनल इलेक्शन में उसका वोट गिनती से निकाला गया, उसको डी सीट किया गया, अगले ही लम्हे उसी हलके से जैन हुसैन कुरैशी साहब जो कामयाब होके आए उनका वोट शुमार किया गया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि उसी हलके का एक वोट माइनस किया जा रहा है और अगले ही लम्हे उसी हलके का वोट ऐड किया जा रहा है, क्योंकि हाउस की तादाद 371 से नहीं बढ़ सकती। अब पार्टी हेड इमरान खान हो
ये सुनने में आ रही हैं बातें, लोग ये बात कर रहे हैं। आप जाएं बाहर तो आपको पता लगता है कि ना सिर्फ मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी, वकला हजरात ये बात कर रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जब चिट्ठी लिखते हैं एज पार्टी हेड और वो अपने 10 अरकान को कहते हैं कि वोट हमजा शहबाज शरीफ को डालो, और जब डिप्टी स्पीकर उनकी चिट्ठी पर अमल दरामद करते हुए गिनती से वो वोट माइनस करते हैं और हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला मुंतखब होते हैं, तो ये गलत है। मगर इमरान खान साहब जब चिट्ठी लिखें और उस चिट्ठी के तहत हमजा शहबाज शरीफ के ही वोटों में से 197 में से 25 वोट माइनस किए जाएं, तो वो चिट्ठी ठीक है। ये दोनों काम इकट्ठे ना चल सकते हैं, ना कानूनी तौर पे ना लॉजिकली ये मुमकिन है। अब अगर कोई ये बात करे कि देखें आपने तो 179 वोट लिए थे और परवेज इलाही साहब के वोट 186 थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 179 वोट नहीं लिए, हमारी गिनती 197 की थी, उसमें से 25 वोट निकाले गए तो वो 179 पे आ खड़ी हुई, जो हाल ही में इलेक्शन हुआ है उसमें। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले हमारी गिनती में से जब वोटों को शुमार नहीं किया गया एक पार्टी हेड के लेटर पे, तो अब उनकी गिनती में से जब पार्टी हेड के कहने पे वोटों को शुमार नहीं किया जा रहा तो उसको गलत करार दिया जा रहा है। यानी दो चिट्ठियों में से वो चिट्ठी मुकद्दम ठहरी जो इमरान खान साहब ने लिखी थी। देखिए ये लोगों का इस पे बड़ा रद्द अमल है कि एक दोहरा मयार है इंसाफ का। लोग ये कहते हैं कि एक चिट्ठी को तकवीयत हासिल है और दूसरी चिट्ठी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। और अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो देखिए कल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और उनके साथ 6 साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने इस मामले पर बात की और उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह अगर उसकी एक चिट्ठी मानी गई है तो फिर दूसरे पार्टी सरबराह की चिट्ठी मानने में क्या अमर माने हैं। और ये भी मुझे वकला ने बताया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर हैं उन्होंने बात की कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन का जो केस है फुल कोर्ट का वो केस है। कहा जा रहा है कि जो फुल कोर्ट है उस हवाले से दलाइल नहीं दिए गए, तो ये तो वकला इस बात के गवाह हैं और ये बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से मुकम्मल तौर पर दलाइल दिए गए हैं। और सबसे बड़ी दलील यह है कि जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है उसमें यह बात दर्ज है, वो फुल कोर्ट था। 8 जजों ने, 12 रुकनी बेंच था फुल कोर्ट का, 8 जजों ने उसमें यह ऑर्डर लिखा, यह जजमेंट दी कि पार्टी हेड, पार्टी सरबराह की जो हिदायत है उसी को माना जाएगा। वो चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वो मनी बिल हो, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने ये फैसला दिया और उस फैसले में ये दर्ज है कि पार्टी हेड की ही हिदायत जो हैं वो प्रेसिडेंस लेती हैं, वो तरजीह लेती हैं। और अगर वो फैसला फुल कोर्ट ने किया था तो अब इस फैसले को करने के लिए फुल कोर्ट बिठाने में क्या एतराज हो सकता है। देखिए ये कोर्ट की अपनी इज्जत है, कोर्ट की अपनी तकरीम है कि जब आप फुल कोर्ट बिठाएंगे जो उठने वाले अबहाम हैं, सवालात हैं, वो खत्म हो जाएंगे और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और कोर्ट की इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा कि क्योंकि पिछला एक फैसला रावलपिंडी बार एसोसिएशन का पार्टी हेड की हिदायत के हवाले से
फुल कोर्ट ने दिया था, तो उसी कानूनी और आईनी नुक्ते पर, उसी कानूनी और आईनी नुक्ते के ऊपर दोबारा फुल कोर्ट बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस साहब एक बेंच का हिस्सा थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी के सरबराह के तौर पर हटाया गया था। अब अगर आप वो फैसला पढ़ें और उसका जायजा लें तो उसमें वाज़े तौर पर पार्टी हेड, पार्टी सरबराह के इख्तियारात पर रोशनी डाली गई है और ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। उस फैसले में यह बात दर्ज है कि पार्टी हेड को तमाम इख्तियारात हासिल हैं। अब देखिए, मैंने दो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और ये दोनों फैसले अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब का जो लेटर है, अगर आज ये फैसला होता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन जो है वो कोई मानी नहीं रखती, तो क्या मैं ये सवाल उठाने में हक बजानिब हूं, तो क्या हमारे जो 25 अरकान जिनके वोट गिनती में से माइनस हुए थे, शुमार नहीं किए गए थे, क्या वो दोबारा मेंबर बन जाएंगे? क्या बाई इलेक्शंस की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा? क्या बाई इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाएगा और उन 25 अरकान की मेंबरशिप को, रुकनियत को बहाल किया जाएगा? देखिए, ये वो कानूनी नुक्ते हैं, आईनी नुक्ते हैं जिनकी वजह से एक लेजिटिमेट और एक जायज डिमांड रखी गई कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस जिसमें फुल कोर्ट थी और अक्सरियत ने फैसला किया कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वही प्रेसिडेंस लेगी, वही मानी जाएगी। फिर मियां नवाज शरीफ का केस जिसमें पार्टी हेड के इख्तियारात पर तफसील से जायजा लेकर उनको तस्लीम किया गया, यानी जब मियां नवाज शरीफ को हटाना हो तो वो पार्टी हेड के तमाम इख्तियारात को माना जाता है कि ये इख्तियारात हैं जिनकी वजह से हम इनको हटा रहे हैं। और जब इमरान खान लेटर लिखे तो उसको माना जाए कि ये 25 अरकान को हक हासिल नहीं था वोट करने का, मगर चौधरी शुजात हुसैन साहब के लेटर को ना माना जाए। हमने हत्तुल वसा कोशिश की, वकला ने दलाइल भी दिए, वकला ने मिन्नत भी की कि ये कानूनी नुक्ते जो हैं, आइन की तशरीह का एक अहम मसला है और आइन की तशरीह के लिए ये बात जरूरी है कि फुल कोर्ट बिठाया जाए। और मुझे ये बताइए कि जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 7 वोट गिनती में शुमार नहीं किए और सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। मैं ये बात मानता हूं कि वहां पे पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर की हिदायत का मामला नहीं था, मगर फिर भी वो केस पेंडिंग है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो फैसला है उसको कहा गया है कि ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 2 अहम और कानूनी नुक्ते जो मैं इस फोरम पे उठाना चाहता हूं। सबसे अहम नुक्ता यह है कि जो 25 अरकान हमजा शहबाज साहब को वोट देने के नतीजे में डिसीट हुए, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अगर वो अपील कल को मंजूर कर ली जाती है और उन 25 अरकान को रिस्टोर कर दिया जाता है तो इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कहां जाएगा? या तो ये बात लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस अपील के हवाले से भी एक जहन बना हुआ है कि उसको मंजूर नहीं करना, फिर तो चले ठीक है, मगर जब तक वो अपील पेंडिंग है ये फैसला कैसे दिया जा सकता है? और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 63A की तशरीह के हवाले से दिए गए फैसले के खिलाफ एक रिव्यू फाइल किया है। कल सदर सुप्रीम कोर्ट बार और साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार ने यह नुक्ता उठाया कि हमारा रिव्यू आपके सामने पेंडिंग है। आज अगर आप यह फैसला देते हैं
कि चौधरी शुजात साहब की चिट्ठी कोई मानी नहीं रखती और इन 10 वोटों को गिनती में शुमार किया जाएगा परवेज इलाही साहब के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, वो गैर मौसर हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यही नुक्ता उठाया है कि 63A की तशरीह या पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, और अगर वो रिव्यू पेंडिंग रहा और आज का फैसला आ गया, जो कि लग रहा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी से केस चलाया जा रहा है, एक वर्किंग डे मंडे का दिन था जिसमें सारी कार्रवाई की गई, तो ये उस रिव्यू का क्या बनेगा? उन 25 अरकान में से जिन्होंने अपील दायर की है, उस अपील का क्या बनेगा? और रावलपिंडी बार एसोसिएशन, मियां नवाज शरीफ की पार्टी सदारत वाले केस, ये इतने वाज़े मामलात हैं कि ये फुल कोर्ट के अलावा शायद ये मामला हल ना हो पाए। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की चिट्ठी और चौधरी शुजात हुसैन साहब की चिट्ठी में वैसे ही बड़ा फर्क है। चौधरी शुजात हुसैन साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, पूरा पाकिस्तान इस बात का कायल है कि उन जैसा दूरंदेश, दानिशमंद और मामला फहम सियासतदान शायद ही आपको मिले। उन्होंने जब एक चिट्ठी लिखी है और उसके मुकाबले में एक ऐसे बंदे की चिट्ठी है जो दिन रात महाज आराई की सियासत करता है, गालम गलोच की सियासत करता है, जिसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, पोलराइज कर दिया है, तो उसकी चिट्ठी मानी जाए और ये चिट्ठी ना मानी जाए, ये दोनों काम इकट्ठे तो नहीं चल सकते। मैं कल पीडीएम ने जो फैसला किया, हुकूमती इत्तेहाद ने जो बॉयकॉट का फैसला किया, उसके तहत आज आपने देखा कि हमारे वकला अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने और वो अदालती कार्रवाई से बाहर आ गए। तो ये कानूनी जो माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि कोर्ट की इज्जत और तकरीम में इजाफा फुल कोर्ट के बनाने से होगा। 63A की तशरीह है, ये इस मुल्क का एक कौमी मसला है, एक अहम नौयत का मसला है, जिससे बहुत सारी जो मसाइल हैं या वो हल होते हैं या वो पैदा होते हैं। तो मुझे अभी एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने कहा कि हमें ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जज ही क्यों सुने। मैंने उन्हें कहा कि हमने तो दरखास्त की है, मगर उन्होंने कहा कि ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जजेस ही क्यों सुने, और ये फुल कोर्ट बनाने से क्या मामलात को हल करने में ज्यादा आसानी पैदा नहीं होगी कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस मामले पर अपनी राय दे सकेंगे, फैसला साजी कर सकेंगे, और पूरे कोर्ट का एक माइंड आएगा और पूरे कोर्ट का एक जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है वो इस फैसले में रिफ्लेक्ट होगी कि एक आइन की शिक की तशरीह का मामला है। मगर जो एक इंसाफ का दोरा मयार इस मुल्क में नजर आ रहा है, जिसके तहत एक चिट्ठी को ऊपर कर दिया जाता है और एक चिट्ठी को नीचे कर दिया जाता है, मैं ये समझता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और हमने जो फैसला किया है वो बड़ी कोशिश करने के बाद, कोर्ट को कायल करने की कोशिश के बाद किया है, क्योंकि हमारे वकला का कहना था कि यकतरफा कार्रवाई चल रही है। और ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को तो वकील करने की जरूरत ही नहीं है, उनका मौकफ तो पहले से ही माना जा रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं। तो इन तमाम मामलात के पेश नजर हम ये समझते हैं कि ये फुल कोर्ट के अलावा इंसाफ हमें होता नजर नहीं आता। और वो 25 अरकान क्या होगा? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 25 अरकान फिर असेंबली पहुंच जाएं इस फैसले के बाद और कहें कि हमारी रुकनीत बहाल की जाए, क्योंकि हमें भी एक लेटर के तहत डी-सीट किया गया था, हमारे वोटों को शुमार नहीं किया गया था। तो कल जो वोटों की गिनती के हवाले से बात हुई कि ये कैसे कर दें कि 179
वाला जो उम्मीदवार है उसको हम तरजीह दे दें 186 वाले के ऊपर, यह मामला नहीं है। मामला यह है कि 197 वोट वाले को तरजीह देनी है जिसने जायज तौर पे वो वोट लिए, और दूसरी तरफ 0 वोट डले क्योंकि परवेज इलाही साहब ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हम जिस आईनी और कानूनी जंग हम पिछले 4 महीने से लड़ रहे हैं, हमारे तो पैर जमीन पे नहीं लगने दिए गए। पहले इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर पे हमला होता है, कोई नोटिस नहीं लिया जाता, डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश होती है। इलेक्शन 3 बार मुलतवी करवाया गया क्योंकि हमारे नंबर पूरे थे। परवेज इलाही साहब को पता था कि भरपूर कोशिश के बावजूद उनके नंबर पूरे नहीं हैं। इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ, फिर खुदा खुदा करके इलेक्शन हुआ तो गवर्नर साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, फिर अदालत में खड़े थे। जब खुदा खुदा करके चंद हफ्तों के बाद तरकीब हल्फ बर्दारी हुई तो काबीना बनाने से रोक दिया गया। उसके बाद चंद हफ्ते फिर गुजरे, खुदा खुदा करके काबीना मार्जे वजूद में आती है, वो हल्फ लेती है तो नया मामला सर पे आके खड़ा हो जाता है। तो ये तो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए हैं, हमें चलने नहीं दिया गया। और चंद माह जो हमें मिले हैं उसमें आप देख लें कि वसीम अकरम प्लस 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 जो है, जो बकौल इमरान खान साहब के पाकिस्तान का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। मुझे कुछ लोगों ने भी बताया कि पहली प्रेजेंटेशन जब वसीम अकरम प्लस को दी गई तो वो नेस्पाक की प्रेजेंटेशन थी, तो उन्होंने पूछा कि ये नेस्पाक और नेस्ले में क्या फर्क है। तो जहां पे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होंगे जिन्हें बुनियादी चीजों का नहीं पता होगा, और हमने तो डिलीवर किया, हमने शहर साफ किए, हमने अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने की कोशिश की, हमने आटे पे सब्सिडी दी। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हमजा शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया कि 100 यूनिट वाले जो घर हैं जिनके बिजली का बिल 100 यूनिट का आता है वो हम मुफ्त करेंगे। बहुत बड़ा ऐलान था, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। हमारा कसूर यह था कि हम सस्ता आटा देना चाहते थे, हमारा कसूर यह था कि हम मुफ्त बिजली देना चाहते थे, हम शहरों को साफ करना चाहते थे, हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहते थे। तो ये हमें जो नहीं चलने दिया गया उसके बावजूद हमने डिलीवर किया। तो ये जो आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं और एक क्राइसिस की सूरत हाल है और इंसाफ का एक दौरा मेयार है जिसके तहत हमने ये बॉयकॉट किया है,